नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। एक बार फिर हाजिर हूं खास कार्यक्रम विमर्श लेकर, और इस विमर्श में होगी बहुत ज़रूरी बात जो कि है सबके काम की बात। और हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल कंटेंट डेवलपमेंट और तमाम ऐसे जो साथी हैं वो शौक़ रखते हैं, उनके पास प्रतिभा है, उनके पास कुछ योग्यता है, उनके पास कुछ विषय हैं जिनको वो देश दुनिया के सामने पहुंचा सकते हैं डिजिटल दुनिया के ज़रिए। और ये डिजिटल दुनिया कैसे काम करती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। आप डिजिटल कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ में फिल्म प्रोडक्शन और वीडियो मेकिंग के हर एस्पेक्ट पर बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। कई दशकों का आपका अनुभव है और साथ में आप इसके प्रोफेसर भी रहे हैं, प्रशिक्षण का बड़ा अच्छा अनुभव है। और आज हमारे स्टूडियो में इस पर अपनी अनुभव को साझा करने के लिए और हमारे तमाम ऐसे साथी जिनका बहुत मन कर रहा है कि वो अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को, अपने विषयों की समझ को देश और दुनिया तक पहुंचाएं। दुर्गेश जी, डिजिटल मीडियम कितना महत्वपूर्ण है ऐसे लोगों के लिए? धन्यवाद राजश्याम जी, आपने को बुलाया और जय घोष के स्टूडियो में, इसके लिए हम आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं। डिजिटल मीडियम एक नई दुनिया की तरह उभर करके आया है, क्योंकि डिजिटल मीडियम हम सभी इस्तेमाल भी करते हैं। हमारी कई पीढ़ी एक साथ हमारे घर में ही इस्तेमाल करती है। मतलब बाबा दादी, फिर बेटा बहू, फिर नाती पोते, तो ये 3 पीढ़ी एक साथ इस्तेमाल करती है। तो आज के दौर में डिजिटल मीडियम अगर देखा जाए इस सिनेरियो को देखते हुए तो सकारात्मक भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, हर सकारात्मक चीज़ के कहीं न कहीं नकारात्मक पहलू कुछ % होते हैं। अगर सीमाएं लांघी जाएं तो नुकसान भी हो सकते हैं, खतरे भी हो सकते हैं। ये मामला अवेयरनेस का है कि अगर अवेयरनेस जहाँ होती है वहाँ पर सीमा लांघने का या किसी दुर्घटना की संभावना नहीं होती है। तो अगर देखा जाए तो डिजिटल मीडियम हमारे लिए आज एक ऐसे टूल की तरह है, बल्कि ये कह लें तो एक ऐसी दुनिया की तरह है जहाँ बहुत कुछ सीखते हैं, जहाँ बहुत कुछ करते हैं, जहाँ पर हमारे पास हाथ में लाइब्रेरी भी है, हमारे पास हाथ में टैक्सी भी है, हमारे पास हाथ में सब कुछ है, कंप्यूटर भी लेके टहल रहे हैं। हाँ, सब कुछ है, कंप्लीट दुनिया आपके हाथ में तो है। एक कंप्लीट दुनिया हमारे हाथ में है। कुछ समय के बाद एक बड़ी दुनिया आने वाली है, लेकिन हाँ अभी तक है वो हम उसको सकारात्मक ही कह सकते हैं, क्योंकि उसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और कई पीढ़ियाँ इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए और इस सोशल मीडिया के दौर में डिजिटल मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण बहुत नज़दीक आए हैं। हाँ। लोग आजकल वीडियो कॉल पर आराम से बात कर पा रहे हैं। देश और दुनिया के बाहर रहने वालों के लिए बड़ी सुविधा हुई। आप अपने वीडियोज़ को, अपने फ़ोटोग्राफ्स को शेयर कर पा रहे हैं तो कि आपकी मेमोरीज शेयर हो रही हैं। आप बहुत कुछ घर बैठे डॉक्यूमेंट शेयर कर ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास कम्युनिकेशन टूल नहीं होते थे तो बड़े चैलेंजेस थे, वक्त बहुत लगता था। जैसे देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जुडिशरी का कि बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए थे, लेकिन जब से ये डिजिटल हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, तब से मुकदमों में कमी आई है जुडिशरी में। स्पीड भी बढ़ी है, डॉक्यूमेंटेशन भी आसान हुआ, डॉक्यूमेंटेशन ऑटो डिजिटलाइज हो रहा है। अब उसको कहीं पर भी बैठ करके आप कोई भी, जब एक होता क्या था कि अगर एक ज़माना था कि जब जज को कभी एक निर्णय लेना है तो एक दूसरा आदमी जाता था टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या पोस्ट के थ्रू या डाक के थ्रू, किसी तरह से किसी रिट की कॉपी लेकर के आता था कि अगर कहीं पर हमें सैंपल की फलाना जजमेंट फला कोर्ट में हुआ है तो। लेकिन आज हम गूगल पे बैठ के और हम इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं और उस रेफरेंस को दे सकते हैं कि साहब ये तो एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल कि शादियां भी ऑनलाइन हो रही हैं। ठीक, पार्टनर्स भी ऑनलाइन ढूंढे जा रहे हैं, तय करना आसान हो गया, अफेयर भी ऑनलाइन अफेयर भी हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। एक सांस्कृतिक, लेकिन हाँ एक सांस्कृतिक हनन ये भी है कि ऑनलाइन ब्रेकअप और तलाक भी हो रहा है। ये सीमा लांघने का मसला है, क्योंकि सीमा लांघने से बचें तो खतरे नहीं होंगे। हाँ, तो ये अगर आप डिजिटल एरा की बात कर रहे हैं तो इस समय हम हैं तो पूरी सुविधा के हिसाब से, क्यों अगर हम बात कर रहे हैं इस समय इस माइक्रोफोन की, इस डिजिटल रिकॉर्डिंग की, तो हम जब इसको प्रोसेस करके फिर हम सुन और देख सकते थे, वीडियो को देख सकते थे, ऑडियो को सुन सकते थे। लेकिन अब आज देखिए हम डिजिटल एरा में हैं, हम साथ साथ ब्रॉडकास्ट वेबकास्ट पे भी जा रहे हैं, स्ट्रीमिंग पे भी जा रहे हैं, कॉपी और पेस्ट करके उसको एडिट और री एडिट भी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारा लोग लगा सकते हैं डिजिटल होने के कारण। तो कितना टाइम बच रहा है, बहुत सारा टाइम बच रहा है। अब जो आज का टाइम है जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं, जहाँ पर हम एक आर्टिफिशियल वॉइस का एक बेहतर वॉइस ओवर में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस समय रेडियो में बैठे हैं, रेडियो की बात करें तो आज हम इस युग की बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो यूथ के लिए
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक अहम समय है इस समय कि जितना अच्छे से सकारात्मक इस्तेमाल इसका कर सके, इसका यूटिलाइज कर सके, इससे सीख सके, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, बहुत ये सारे पहलू हैं। बहुत महत्वपूर्ण टूर है और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। यहीं से एक और सवाल जन्म ले रहा है, वो ये कि देश की युवा आबादी सबसे ज़्यादा है इस समय और उनके सामने बहुत से मसले हैं, बहुत से सवाल हैं, साथ में कुछ उत्तरों की तलाश के लिए वो सामग्री बटोर रहे हैं, लेकिन वो दुनिया से संवाद करना चाहते हैं। लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो निर्भर नहीं है किसी भी माध्यम पर। सब तरह के माध्यम वो भी एक मीडियम बन गए हैं और अपने आप को कन्वे करना चाहते हैं। तो इसके लिए लिख करके सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कैसे करें, क्या क्या कर सकते हैं? ये जो आपने विषय उठाया बहुत अच्छा है। ये ब्रांडिंग और प्रमोशन से जुड़ा हुआ विषय हाँ, है। चाहे पर्सनल हो या चाहे किसी वो प्रोडक्ट पर्सनल की हो चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो। हम्म, पर्सनल जब होता है तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं हम। कई सारे ऐसे हमारी ऑडियंस होती है जिसको हम जानते नहीं है, फिर भी वो आते हैं, रिएक्ट करते हैं और हम उनका जवाब भी देने लगते हैं, तमाम सारी चीज़। इंस्टीट्यूशनल होता है तो उसमें इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि ट्विटर पे आया तो उन्होंने ये कहा, दिस इज़ मैटर ऑफ न्यूज़ एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट बनने लगे हैं। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बन गया है। आज से नहीं कि पिछले कई सालों से, जब से सोशल मीडिया का रेवोल्यूशन आया है और हम उसको इस्तेमाल भी करने लगे हैं। ईमेल के बहुत सारे ऐसे कोट्स और जवाब हैं जिनको जुडिशरी मानने लगी है, हमारे लीगल डॉक्यूमेंट की तरह हो गया है। किसी भी सोशल मीडिया पे हमने कुछ भी पोस्ट कर दिया तो वो लीगल डॉक्यूमेंट की तरह है, फिर हम उनके फैक्ट खोजना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो अब ये इतने सारे लीगल और इनलीगल पहलुओं के बीच में बात आ जाती है कि जहाँ पर युवा संवाद करना चाहता है, तो युवा संवाद कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज के समय में अगर सोशल मीडिया का कोई अच्छा इस्तेमाल कर रहा है तो टीनेजर से लेकर के और वो यूथ तक जो हम ब्रैकेट बनाते हैं वो अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन ये देखा जाए तो एक हमारे उनकी रीच भी ज़्यादा है, उनके फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं, या शायद उनके कम्युनिकेशन में कहीं ऐसा कुछ है जिससे उनकी रीच बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि उसी तरह की ऑडियंस भी ज़्यादा है। क्योंकि डेटा ये कहता है कि सबसे ज़्यादा यूथ जो है वो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, सबसे ज़्यादा डेटा का कंजम्पशन जो है युवाओं के नाम पर दर्ज मोबाइल पर हो रहा है। और अभी अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ जो कम एज ग्रुप के बच्चे हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके कई पहलू हैं। एक तो ये कि हमारी युवा आबादी ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो हमारे देश की राजनीति या हमारे देश का संविधान या उसके हर पहलू वो युवा पर बेस्ड है। सब पे वो सभी को पता है, वो सर्वविदित है। दूसरा ये जो सबसे अहम मुद्दा ये है कि युवा के पास 2-2 मोबाइल है, 3-3 मोबाइल है। हाँ, आजकल व्हाट्सएप नंबर अलग रखते हैं और व्हाट्सएप और फेसबुक पे रजिस्ट्रेशन का नंबर अलग है। इवन अलग अलग प्रयोगों के लिए अलग अलग व्हाट्सएप रखते हैं। तो युवाओं के पास तो डबल है। पर यह है कि यूथ के बाद वाली जो पीढ़ी है, जो ऊपर वाली है, जो बुजुर्ग हैं, उनके पास एक ही है। बिल्कुल, उनके पास क्योंकि अभी उतना उनका कंजम्पशन पैटर्न नहीं बदला है। अभी वो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, बहुत से लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं। कई ऐसी दादियां हैं जिनकी रेसिपीज सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित हैं। उनके लिए एक्सप्लोरेशन लाइब्रेरी की तरह है। उनके लिए लगता है कि वही इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने कुछ साल पहले पढ़ी होती थी, आज वो डिजिटल मीडिया में देखते हैं तो कहते हैं कि वाह क्या बात है, हम तो यहाँ भी मिल गया। उनके लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह है, उनके लिए इन्फॉर्मेशन की तरह है, लेकिन यूथ के लिए एक टूल की तरह है, जिससे वो अपना प्रमोशन करता है, जिससे वो अपना विस्तार कर रहा है। अब जब वो अपना विस्तार करता है तो उस समय जिम्मेदारी उसकी ये बन जाती है कि हम वो अपना विस्तार कैसे करें। करियर के रूप में कर सकता है या किसी अपने हॉबी के रूप में कर सकता है। अगर हॉबी के रूप में कर रहा है और करियर के रूप में कर रहा है तो दोनों को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों के आधार पर मैं इसको जोड़ता हूँ। जब आपने बात करी कंटेंट की, कंटेंट में कई चीज़ें हैं, यानी फ़ोटो भी कंटेंट है, वीडियो भी कंटेंट है, ग्राफिक भी कंटेंट है जो हम सजा के संवार के डालते हैं, या किसी फ़ोटो को एडिट करते हैं, वो भी हमारे लिए कंटेंट है। साथ में जो लिखा हुआ उसके साथ में कुछ शब्द हैं, कुछ लाइनें हैं, कुछ कंटेंट है, या उससे जुड़ा हुआ कोई विशेष सामग्री है, वो भी कंटेंट है। ये नहीं कि खाली फ़ोटो कंटेंट है। कई बार कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि सिर्फ एक फ़ोटो डाल देते हैं और उस फोटो से सब कुछ कम्युनिकेट हो जाता है। कई बार एक ऑडियो क्लिप डाल देते हैं, जिस ऑडियो क्लिप में हम सुन भी रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं, वो भी कंटेंट है। तो कई बार हमें लगता है कि नहीं, दिस इज़ अ मीडियम ऑफ लिसनिंग ओनली, बट ऐसा होता नहीं है। वो मीडियम देखने वाला भी होता है। ऑडियो जो है वो सुना नहीं जाता, देखा भी जाता है। जैसे हम इस समय संवाद कर रहे हैं, तो ये संवाद कर रहे हैं हम, संवाद तो है लेकिन ये परफॉर्मेंस भी है, ये अभिव्यक्ति भी है। अभिव्यक्ति का तो
उस अभिव्यक्ति के माध्यम में वो सारी चीज़ें शामिल हैं। उन जितनी भी सामग्री है उसका कैसे हम सदुपयोग करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें यूथ की जिम्मेदारी भी बनती है, उससे उसकी चीज़ें रिफ्लेक्ट भी होती हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, जैसे कोई बच्चा, कोई यूथ नाराज़ होता है तो वो कुछ स्टेटस डाल देता है। उस स्टेटस पे उसकी माँ परेशान हो जाती है। इमोजीज डालते हैं, आई एम सैड, हाँ, आई एम कोजी, आई एम स्लीपी, इस तरह के कुछ ऐसे स्टेटस डालते हैं जिससे उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने पेरेंट्स की और अपने घर वालों की, अपने शुभचिंतकों की एंजाइटी को ना बढ़ाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात की। आजकल सोशल मीडिया प्रोफाइल बदलने से भी एक कम्युनिकेशन होता है कि कोई दोस्त जो है आपस में नाराज हो गए और इसलिए उस फोटो से कम हो गए, पति पत्नी नाराज हो गए तो कभी पति बाहर हो गया, कभी पत्नी बाहर हो गई। और मजे की बात ये है कि कई बार क्या होता है कि वो गर्लफ्रेंड से नाराज होकर स्टेटस डालते हैं, असर होता है बीवी पे, पत्नी पे। तो इसके जो दूरगामी परिणाम है वो बड़े खतरनाक है। इससे सावधानी बरतें यूथ। बिल्कुल ऐसा होता है ना, बिल्कुल हो रहा है। और इस तरह के आजकल सोशल मीडिया लोगों के रिश्तों में तनाव का और तलाक तक के कारण बनते जा रहे हैं। तो इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। खुलकर इस्तेमाल करें, लेकिन दायरों को, हदों को और उसके इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब राधेश्याम जी, अब उन दायरों से बाहर निकलते हैं। ये तो हो गई जो अभी यूथ की परेशानियों की बात। अच्छी बात यह है कि आज हम देखें तो सोशल मीडिया प्रोफाइल से हम हर यूथ का एक प्रोफाइल देखते हैं, उससे उसका बायोडाटा और रिज्यूमे भी देखते हैं कि उसके फॉलोअर्स कैसे हैं, किस कैटेगरी में हैं। उसकी एक सोशल इमेज भी अच्छी बिल्डअप हो रही है। सोशल इमेज की, जैसे कि आप एक एंकर के तौर पर हैं तो आपकी बतौर एंकर आपकी सोशल प्रोफाइल कितनी है, उसके फॉलोअर्स क्या हैं। तो आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, तो चाहे वो फोटो के माध्यम से, चाहे वो वीडियो के माध्यम से, चाहे ऑडियो के माध्यम से, चाहे कंटेंट के माध्यम से, तो अपने कैरियर को और अपनी प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जैसे एक राजनीतिज्ञ करता है कि साहब आज फलाने सभा में हमने इनमें प्रतिभाग किया, वो तो आपका काम ही है, लेकिन बताते रहते हैं कि साहब हम ये करते हैं। ठीक है, एंकर वो पार्टिसिपेट करता है कहाँ कहाँ पे जाकर के, तो वो उन चीज़ों को देखते। जब आप किसी एंकर का प्रोफाइल देखेंगे, किसी एक्टर का प्रोफाइल देखेंगे, किसी सोशल वर्कर का प्रोफाइल देखेंगे, किसी अध्यापक का प्रोफाइल देखेंगे, तो आपको लग जाएगा दो चीज़ों से, एक तो उसमें कैटेगरी लिखी होती है, दूसरा उसका। तो यूथ को ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आज सिर्फ सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक फेसबुक पेज नहीं है, बल्कि आपका प्रोफाइल है, आपका बायोडाटा है, आपका रिज्यूमे है, और आप डॉक्यूमेंट की तरह है। आपकी किस्मत बदलने का कारक भी हो सकता है और किस्मत पे कुंडली मारकर नुकसान पहुंचाने का आधार भी बन सकता है। अगर उनको पता लग गया कि साल में 3 बार आप दुखी होते हैं, किसी व्हाट्सएप ग्रुप को 5 बार आप छोड़ते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि वो आपके करियर के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। बिल्कुल। उससे पता लगता है कि आप बार बार किसी कम्युनिटी को छोड़ रहे हैं, बार बार किसी कम्युनिटी में आप दुखी हो रहे हैं। क्योंकि फेसबुक में एक कम्युनिटी पेज है, उसमें बहुत सारे लोग, चाहे अनचाहे आपके दोस्त, आपके फॉलोअर्स या आपको देखने वाले होते हैं, या आपके पर सपोज दैट किसी के 100 ही फॉलोअर्स हैं, 100 फॉलोअर्स हैं, तो उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, तो प्रभाव पड़ता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो जो आपने कहा कि इसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, अब उसके दूसरे पहलू इंस्टीट्यूशनल पे आ जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल में आज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब यूथ इससे जुड़ता है तो अब ये एक रोज़गार की तरह है। आप किसी इंस्टीट्यूशन की पेज को प्रमोट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो डिजिटल मीडिया प्रमोशन की कैटेगरी का आप काम करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का आप काम करते हैं। तो आपको हर उन चीज़ों का, आपको हमारे संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, हमारे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जानकारी होनी चाहिए जो हम निभा सकते हैं, नहीं निभा सकते हैं। तो ये भी एक लर्निंग की ज़रूरत है, और मुझे लगता है इसके बहुत सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि डिजिटल मीडिया प्रमोशन और ब्रांडिंग में जब हम आते हैं तो हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। उनको जाने समझे बगैर हम बहुत सारे कंटेंट को लिखना और पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो बहुत ख़तरनाक होता है, वो डैमेजिंग भी है। इसलिए हमें लगता है कि इसका अध्ययन अध्यापन भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और चूंकि अब नए दौर के जो कोर्स हैं वो डिजिटल जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके प्रोफेशनल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, और साथ में डिजिटल अकाउंट मैनेजर की भी एक जिम्मेदारी आ चुकी है। सोशल अकाउंट मैनेजर जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको हैंडल करने के लिए एक्टर एक्ट्रेसेस या जो भी मुझे बहुत व्यस्त रहने वाले लोग हैं, राधेश्याम जी, इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज अभी मुझे शायद पता लगा है कि जय घोष भी इस तरह के कुछ कोर्सेज शुरू करने जा रहा है। बेहद महत्वपूर्ण है। इस तरह के 3 महीने और 6 महीने के कोर्सेज भी होंगे, जिसमें आप लोग रेडियो जय घोष के इन कार्यक्रमों को ज्वाइन करके न केवल रेडियो से जुड़ेंगे बल्कि डिजिटल मीडियम के जितने भी आयाम हैं उनसे भी जुड़ेंगे। और अभी इसके और तकनीकी पक्षों पर डॉक्टर दुर्गेश पाठक से बात होगी, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनते रहें रेडियो जय घोष। फिर हाजिर होते हैं और जुड़ते हैं इस महत्वपूर्ण चर्चा में।
एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और रेडियो जय घोष में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम विमर्श, जिसमें हम बातचीत करते हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए किसी अहम पहलू पर। और आज बात हो रही है डिजिटल मीडिया की, जिसके बहुत से आयाम हैं। उसमें आय के स्रोत भी हैं, उसमें आपके इमेज बिल्डिंग के जरिए भी हैं, और साथ में आसन्न खतरों से निपटने के तरीके भी हो सकते हैं। और आप चाहे अनचाहे क्या कन्वे करना है, क्या कम्युनिकेट करना है, उस पर भी आपका नियंत्रण है। और इस पर बात कर रहे हैं हमारे साथ दुर्गेश जी। दुर्गेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण है पक्ष जिसमें लोग ये चाहते हैं, बहुत से यूथ तो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ से शुरू करें, ये पूरी बात उनको समझ में नहीं आती। कुछ लोग फेसबुक पे तो एक्टिव हैं, लेकिन फेसबुक के पेज को और इम्पैक्टफुल और ज़्यादा अच्छा बनाना, या अपने यूट्यूब चैनल को और इम्पैक्टफुल बनाना, उस पर कंटेंट क्या क्या डाल सकते हैं, कुछ लोगों को हिच भी होती है। क्या करें और क्या क्या और बढ़ा सकते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। सभी लोग सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार डेवलप हुए हैं कला के क्षेत्र में। आप लोग कला के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो कला के क्षेत्र में जो लोग डेवलप हुए हैं वो सोशल मीडिया की पैदाइश हैं। सोशल मीडिया से उनका जन्म हुआ। हाँ, दूसरे माध्यमों में उतना स्थान को नहीं मिला, या शायद उनको जाना, या कई बार बहुत सारे ऐसे गुरु या ऐसे बहुत सारे ज्ञानी जिनको सोशल मीडिया के माध्यम से जाना गया, दुनिया ने जाना, मतलब उनका दायरा कम था, पहचान थी, लेकिन वो वैश्विक हो गए। हाँ, तो इसका मतलब सोशल मीडिया इस समय एक रेवोल्यूशन की तरह तो है, बहुत बड़ा। ये तो हम मानने को तैयार हैं और हम देख भी रहे हैं। अब जिम्मेदारी बन जाती कि रोजगार की तरह से कैसे, रोजगार की तरह जिन सारे प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक, चाहे ट्विटर, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे ये सारे प्रमोशन के जैसे टूल हैं, उसी तरह से फेसबुक और यूट्यूब, ये दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली लोगों को अर्निंग भी करा रहे हैं। अर्निंग भी बहुत से लोग आए। अब जिम्मेदारी इसमें यह बन जाती है कि हम उन प्लेटफॉर्म को कैसे इस्तेमाल करें। हमारी फील्ड क्या है, हमारी फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है, हमारे इंटरेस्ट क्या है। कई बार सोशल मीडिया में भी लोग काम करने के लिए इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट है। वो अपने इंटरेस्ट के लिए कई बार उन्होंने इंजीनियरिंग तो करी, लेकिन उनको लग रहा है कि साहब हम गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं, तो उन्होंने डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल किया और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। तो आज उनके लाखों फॉलोअर्स हैं और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो उनको लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और स्टार बन गए और वो पॉपुलर हो गए। या किसी एक ने, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे बने कि जिन्होंने अपना एक बैंड बनाया, उनको सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट किया, तो बाकी और मीडियम्स की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। अब होता ये कि जो हमारा ये, इसको न्यू मीडिया रेवोल्यूशन कहेंगे हम लोग, बिकॉज जो ट्रेडिशनल मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया हमारा जो है वो रेडियो, टीवी, प्रिंट और आउटडोर, जिसमें हम बाहर होर्डिंग लगा के प्रमोशन करते थे। अब आप किसी साहब बच्चे से कहिए कि उसके फादर उसे पॉकेट मनी देते हैं, वो अपनी होर्डिंग लगवाए, तो कैसे लगवाएगा? नहीं लगवा सकता, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो सोशल मीडिया अगर देखा जाए तो वो रेवोल्यूशन की तरह है, चाहे वो अपनी इच्छा या अपनी अभिव्यक्ति को आगे लाना चाहे या उसको रोज़गार में बदलना चाहे, तो उसके ऑप्शन है कि वो कैसे कर सकता है। वो अगर बहुत अच्छा अपना एक गाना क्रिएट कर सकता है या बना सकता है, तो वो वहाँ पे जा कर के और उसको अपलोड करेगा, उसमें कुछ लोगों को सुनाएगा, उनके सैंपल लेगा। अब उसको एक फोकस ग्रुप स्टडी उसने किया, उसने 20 लोगों को सुनाया, उसको लगा कि बहुत अच्छा है, फिर उसने पब्लिक कर दिया। तो ये सावधानी वाली बात है। लेकिन आजकल यूथ इतना थोड़ा सा कहीं ना कहीं उससे गलती हो जाती है कि वो जल्दी जल्दी में वो सीधा अपलोड मार देते हैं। तो कहीं ना कहीं कंटेंट का एक सर्वे कर सकते हैं वो यूथ, वो बच्चे, वो आने वाली पीढ़ी, जो कि हमारा ये कंटेंट सुन करके 5 तरह के लोग, 10 तरह के लोग या 12 तरह के लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है अगर ये एक चीज़ करें तो यूथ शायद बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। और साथ में आजकल बहुत से लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से भी अपने आप की ग्रोथ देते हुए, उसमें आय भी अर्जित करते हुए समाज में अपनी पहचान भी बना रहे हैं। ऐसे बहुत से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो डिजिटल दुनिया को और ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं। अब देखिए, आज के टाइम में अगर राधेश्याम जी अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज निकल के आई हैं जो डिजिटल ब्रांडिंग का काम कर रही हैं। मतलब इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक प्लेटफॉर्म, अपना बेस प्लेटफॉर्म बना करके इन सारे प्लेटफॉर्म्स को मैनेज कर रही हैं। और घर बैठे लोग काम कर रहे हैं, और उस पर घर बैठे लोग काम कर रहे हैं या उनके उन ऑफिसेज में जाके काम कर रहे हैं। अगर जहाँ तक इंस्टीट्यूशनल ब्रांडिंग की हम बात कर रहे थे कि किसी संस्थान का प्रमोशन और ब्रांडिंग किस तरह से हो, अगर देखा जाए तो उसमें वो उस तरह से भी काम कर रहे हैं उनके साथ जुड़ करके, चाहे वो घर बैठकर, चाहे वो संस्थान में जा करके। तो यानी एक ऐसी कंपनी बन रही है जो उस पूरे बंच को लेकर के ब्रांडिंग का काम कर रही है। मतलब XYZ कंपनी हमने एक बनाई और हम इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका पेज
मैनेज कर रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं। अब आज देखिए ज़रूरत है, पहले क्या होता था कि खाली नुक्कड़ नाटक करते थे, अब नुक्कड़ नाटक करने के साथ उसका वीडियो बना करके फिर उसके थ्रू प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेटेड ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंटेशन का भी हिस्सा बनता है कि हाँ। बहुत से लोग पीछे स्क्रॉल करते हुए देख सकते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसका हिस्ट्री क्या रही है, इवेंट्स क्या रहे हैं, एक्टिविटीज़ क्या रही हैं, या फिर उनका लेवल ऑफ इनिशिएटिव क्या है। हाँ। तो वो एक ब्यौरा भी बनता है और ये बड़ी अच्छी सुविधा है। और जिसमें सपोज दैट अगर हम देखें एक मीडियम की, भाई इस शहर को हम साफ करना चाहते हैं और इस शहर का नगर निगम है जो चाहता है कि ठीक है हम इस शहर को साफ करें, कम्युनिटी मीडिया मोबिलाइजेशन करें। अब इस मोबिलाइजेशन को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे नुक्कड़ नाटक, बहुत सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन हाँ वो वीडियो और सोशल मीडिया से अगर जोड़ दे दिया है तो शायद वो उसकी समय सीमा कम हो जाएगी, अवधि कम हो जाएगी, ज़्यादा लोगों तक हम अपनी पहुंच बना सकते हैं। अवेयरनेस उनमें, हैबिट डालना, उनकी साइकोलॉजी को चेंज करना, मतलब उनके डिसऑर्डर को ऑर्डर में बदलना, तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए हम इस सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें एक रोज़गार की तहत ही है आज यूथ जुड़ करके। आज देखा जाए तो हर स्टेट की गवर्नमेंट का सोशल मीडिया पेज है, उसको हैंडल करने वाले 100 से 200 एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे यूथ हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, तो वो एक रोज़गार की तरह है, बहुत बड़े रोज़गार की तरह है। हाँ, इसको कभी कभी बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, कभी कभी एक नया सा यंग ब्राइट बच्चा आकर के उस चीज़ को करता है और एकदम हमारे लिए नए आइडिया की तरह होता है। बिल्कुल। तो ये जो न्यू मीडिया है वो नया आइडिया है, और ये जो नया आइडिया है आपकी ज़िंदगी को बहुत से नए आयाम दे रहा है, और ये सब नए आयामों में कुछ जिम्मेदारी के साथ इसका इस्तेमाल करते हुए अब यहाँ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि अगर हम ये तो एक साइकोलॉजी की बात हो गई कि हम ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में कैसे कैसे काम कर सकते हैं। अब इनके पहलुओं में जब टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है तो उसके लिए एक बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि मतलब अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें आज यूट्यूब पे और फेसबुक पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे सीखने के लिए हैं, फिर भी अवेयरनेस के लिए आदमी को एक बेहतर ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि डिजिटल मीडिया में डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे हम बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, तो इनिशियल लेवल पर हमारा प्लेटफॉर्म ख़राब ना हो, क्योंकि शुरुआत में एक बार ख़राब हो गया तो उसकी रीच मर जाती है। छोटी सी गलती भी आपके लिए नुकसान का सबब बन सकती है। क्यों? क्योंकि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनकी एक एल्गोरिदम है, उनका एक गणित है, एक तरीका है। उसमें अगर आप कोई फॉल्ट करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, आप निगेटिवली रिपोर्ट किए जा सकते हैं। अगर आपने अनजाने में भी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है मोबाइल, कोई भी कंटेंट आपका जो आप नहीं चाहते शेयर हो, अगर एक हल्का सा स्विच भी आपसे टच होता है तो आपका मोबाइल कोई भी कंटेंट ऐसा परोस सकता है जो आपकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस तरह के ख़तरों से बचने के लिए इसकी एक बेसिक बुनियादी प्रशिक्षण को अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए लाभकारी होगा। और ऐसे प्रशिक्षण अलग अलग जगहों पर भी चल रहे हैं, लेकिन रिलायबल सोर्स पर, जिसमें एक फिजिकल तरीके से आपको प्रैक्टिस करते हुए कोई सिखा सके, तो ये ज़्यादा लाभकारी होगा। आपका इस पर क्या कहना है प्रशिक्षण पर? मुझे लगता है प्रशिक्षण पे यही कहना है, मैंने तो पहले ही कहा था कि इसमें अगर प्रशिक्षण होता है तो लोग शायद सावधानी के साथ काम करेंगे और सीख और समझ के साथ में काम करेंगे। जैसे कि ऑडियो में देखा जाए तो हमें आवाज़ प्रॉपर कैसे सुनाई पड़े, एक मोबाइल के साथ में हम कोई ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करें, माइक। आप आज देख रहे हैं तो डिजिटल मीडिया रेवोल्यूशन के साथ साथ में मोस्टली जो चैनल हैं वो एंड्रॉयड पे आ गए हैं, वो एंड्रॉयड मीडियम के थ्रू वो चल रहे हैं। तो इसका मतलब उन डिवाइसेस को हमारे यूथ भी उनको कॉपी कर भी रहे हैं, पर हाँ उसकी एक बेहतर ट्रेनिंग कि हम शुरुआत करें तो कहाँ से करें। जैसे एक फिल्मकार के तौर पर देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे मोबाइल फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं, आपने देखा होगा। आजकल अभी थोड़ा सा कम दिख रहे हैं, लेकिन एक दौर आया था जिसमें मोबाइल फिल्म फेस्टिवल, शायद रेवेन्यू नहीं था इसलिए कम हो गए, बट सच्चाई ये है कि मोबाइल फिल्म फेस्टिवल खूब हुए। तो उससे क्या था कि लोगों की प्रतिभा निकल के आई, बहुत सारे ऐसे फिल्में छोटी सी बनी जो कि मोबाइल फ़ोन से शूट हुई और वो बनी, पर वो मोबाइल से सिर्फ वो उसका वीडियो रिकॉर्ड करते थे, ऑडियो वो किसी और चीज़ से रिकॉर्ड करते थे। अब अगर देखा जाए तो टेक्निक इज़ द सेम। क्यों? जब फिल्म मेकिंग टेक्निक स्टार्ट हुई थी तब भी हम लोग नागरा का इस्तेमाल करते थे, उसमें साउंड होता था और सेलुलाइट कैमरे पर हमारा फिल्म उसके विजुअल्स होते थे। आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं फिल्म कैमरे पे, तो हम डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल रिकॉर्डर इस्तेमाल करते हैं, उस पर ऑडियो अलग जाती है, फिर उसको सिंक कराते हैं, फिर उसको डबिंग करते हैं। फिर ये जो पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो तो सेम है, सिर्फ टेक्निक्स
और टेक्नोलॉजी बदल गई है। और वक्त के साथ नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, सॉफ्टवेयर्स आए हैं, तो और उन्होंने काम को आसान किया है। बहुत काम को आसान रेडी टू यूज टेम्पलेट्स। और राधेश्याम जी, इसीलिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि उनका इस्तेमाल हम कैसे करें, क्योंकि हम मोबाइल तो हर कोई रिकॉर्ड कर रहा है। आप कोई भी फंक्शन में आप जाओ, किसी भी प्रोग्राम में आप जाओ, किसी भी फेस्टिवल में आप जाओ, तो हर आदमी शौक के लिए मोबाइल ऐसे ऊपर करके और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके साथ एक स्किल जुड़ती है, हाँ। जो उसको और बेहतर, हाँ। और ज़्यादा प्रभावशाली, उसको और ज़्यादा सुंदर और व्यापक बना सकती है, और वो है स्किल। हाँ, एक स्किल तो ऐसी चीज़ है जिसको हम देख करके और अनुभव करके और उसके बारे में जान के सीख सकते हैं। तो उसके बारे में हम जान लेंगे तो अनुभव करना और उस पर प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आज इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, और हमारे बहुत से जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, उन सब तक ये बात पहुंचाने के लिए। और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सी काम की सामग्री मिल गई होगी, और आप इसका इस्तेमाल भी करें, और रेडियो जयघोष को सुनते भी रहें। और साथ में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप और कुछ जानना चाहते हैं, इसके बारे में ज़रूर पोस्ट करें, और साथ में प्रतीक्षा करें कि रेडियो जयघोष का जो कार्यक्रम लॉन्च होने वाला है, जो इस तरह के प्रोग्राम में आपको सब कुछ सिखाने के लिए आपको आमंत्रित करेगा हमारे स्टूडियो में। आप उससे प्रशिक्षण का हिस्सा बनकर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, और आपको रेडियो के साथ वीडियो और डिजिटल मीडियम का पूरा एक्सपोजर, पूरा अनुभव प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी धन्यवाद हमें सुनने, देखने और शेयर करने, सराहने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए अनुमति। नमस्कार। जय हो।